हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो हम लोग आज एक नया लेक्चर लाए हैं। चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए यार, आज का लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है और हम जानने वाले हैं कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। साहब ये पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स क्या है, इसी के बारे में तो लेक्चर है आज का। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। चलो भाई देखो यार, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, या फिर ये पोलन मदर सेल जो है, एक ये सेल है, ये मियोसिस करता है। मियोसिस 1 करेगा पहले और क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। फिर क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा, है ना, और दोनों मिलके एक मियोसिस कहलाती है। आपको पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिलके ही पूरी की पूरी मियोसिस होती है ना। पिछला लेक्चर मैंने करा चुका हूँ, सेम लेक्चर था इस पे, और इस पे ये क्या बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, और इन 4 सेल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। और जब ये माइक्रोस्पोर बने हैं, ये जब मैच्योर होंगे और डिहाइड्रेट मतलब इनके बीच में से क्या होगा, या इनके अंदर से पानी निकलेगा जब, तब ये सब अलग अलग हो जाएंगे और हर एक माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएगा, दोस्त, पोलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, है ना। इतना लेक्चर मैंने आपको पिछला बता दिया था, है ना। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स है दोस्त, ये जो माइक्रोस्पोर्स है, इन माइक्रोस्पोर से ये पोलन ग्रेन्स कैसे बनेंगे, ये लेक्चर होगा आज का, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो पोलन ग्रेन्स। क्या आप लोगों ने कभी पोलन ग्रेन्स देखे हैं? अरे आपने कभी पोलन ग्रेन्स देखे हैं? देखो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा मगर आपने देखा जरूर होगा। पोलन ग्रेन्स पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ आपने देखा जरूर होगा। बताता हूं कैसे। देखो, कभी एक ध्यान रखना, कभी सोचा हो जैसे आपके हाथ में कोई फ्लावर है ना, और उस फ्लावर में से आपने देखा होगा कभी कभी कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे येलो कलर के पार्टिकल्स जो होते हैं, वो आपके हाथ पे गिर जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। वो जब आप बाद में अपना हाथ देखते हो तो देखते हो, अरे यार यहाँ पे तो कोई पार्टिकल, मतलब हल्का हल्का सा डस्ट लाइक पार्टिकल्स येलो कलर के गिरे हुए, और आप उसको ऐसे करके हटा देते हो। तो वो जो पार्टिकल्स थे, जो येलो कलर के पार्टिकल्स थे, वो कुछ नहीं, वो क्या थे, पोलन ग्रेन्स थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है हिबिस्कस फ्लावर का। किसका एग्जाम्पल देती है? एक हिबिस्कस फ्लावर है। अच्छा, हिबिस्कस फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? तो आंसर इज बाइसेक्सुअल है। एनसीईआरटी कहीं नहीं लिखती कि ये बाइसेक्सुअल है, लेकिन तब भी लिखती है कि ये बाइसेक्सुअल है। ये क्या बोल दिया मैंने भाई? एनसीईआरटी कहीं पे भी वर्ड नहीं लिखती कि हिबिस्कस फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, बट लिखती भी है कि वो बाइसेक्सुअल है। वो कैसे लिखती है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है हिबिस्कस का फ्लावर देखो, है ना, और उसको अपने हाथ पे ऐसे करके यूं करो, तो वो जो येलो कलर के जो पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स आपके हाथ पे गिरेंगे, वो और कुछ नहीं, वो क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और बताऊं तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना हमारे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, सुनना कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक तो येलो कलर के डस्ट पार्टिकल्स मैंने आपको बताया, कौन से फ्लावर का, हिबिस्कस फ्लावर का, जो एनसीईआरटी एग्जांपल लेती है। दूसरी बात, ये अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं, ठीक है। ये आप देखोगे, आपको क्लास 12th में स्कूल के अंदर एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसमें आपको स्लाइड के ऊपर एक पोलन ग्रेन या 2 पोलन ग्रेन्स रखवाए जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर पानी और उसके ऊपर कवर स्लिप रखवा के आपको दिखवाया जाएगा कि देखो, माइक्रोस्कोप में देखो, और आप पोलन ग्रेन्स को देखोगे, इवन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होते हुए देखोगे। तो वो आप अपने स्कूल में करना, यहां तो मैं करा नहीं सकता, ठीक है। चलो, तो मेनली जो पोलन ग्रेन्स, अब पोलन ग्रेन्स के बारे में जानने से पहले मैं ये समझूं कि पोलन ग्रेन्स बनते कैसे, है कि नहीं। एनसीईआरटी पहले पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बता देती है, फिर उसका फॉर्मेशन बताती है, लेकिन मैं पहले आपको फॉर्मेशन बताऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यार, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो भाई देखो, इधर देखो,
तो हमने देखा था कि हम लोगों ने एक माइक्रोस्पोर बना लिया था। एक क्या बना लिया था? माइक्रोस्पोर। एक्चुअली 4 बनते हैं, है ना, और चारों के अंदर ऐसे ही काम होगा जो मैं बना रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलो दिख रहा होगा आपको। देखिए माइक्रोस्पोर की जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है दोस्त? एन, हैप्लॉइड होता है ये। इसके बाद क्या होता है इसके अंदर? देखो इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता है ना। यहां पे क्या होगी? देखो अब डिवीजन होने वाली है। डिवीजन भी कैसे होने वाली है वो मैं आपको समझाऊंगा। सुनना, डिवीजन होने से पहले, किसी भी सेल की डिवीजन होने से पहले सेल अपना साइज को इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे करेगा? साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा उसको बढ़ा के ये इंक्रीज करेगा, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज होगा और ये देखिए ये सेल का साइज यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो बीच में मैं डॉट बना रहा हूं, ये डॉट और कुछ नहीं है। डॉट क्या है? न्यूक्लियस है। अरे इतना तो मालूम होगा कि ये न्यूक्लियस है, इसके अलावा ये कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो सेल का साइज इंक्रीज हुआ बिफोर डिवीजन। अब यहां पे क्या होगा दोस्त? डिवीजन होगा, है ना। क्या होगा? अच्छा एक बार बताओ, ये माइक्रोस्पोर है तो ये भी तो माइक्रोस्पोर है अभी तक, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? एन ही रहेगी। अब क्या होगी? इस पर डिवीजन होगी। सोचो यार, मेरी एक बात बताओ, अब इसकी अगर डिवीजन होनी है तो डिवीजन 2 तरीके से हो सकती है, या तो माइटोसिस होगी या फिर मियोसिस होगी। मानते हो कि नहीं मानते? या तो माइटोसिस होगी या फिर मियोसिस होगी, है ना। एक बात बताओ, ये पहले से ही हैप्लॉइड सेल है, ये पहले से ही हैप्लॉइड सेल है। इस हैप्लॉइड सेल की मियोसिस अगर मैं कराऊंगा तो आगे आने वाला सेल क्या होगा? n/2 होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो मान लो ये क्रोमोसोम था, स्टार्टिंग में, जिसकी प्लॉइडी क्या थी? 2n थी, है ना। इसके बाद इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद आधा बच गया, हाफ हो गया इसकी क्रोमोसोम नंबर, ये क्या हो गया? n। अब मैं कहता हूं इसकी भी मियोसिस हो जाए तो ये सिर्फ ये बचेगा, समझ रहे हो? n/2, तो सिर्फ ये बचेगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है ये कंडीशन। तो सीधी सी बात है, अब की बार जो डिवीजन होगी वो आप समझ सकते हो कि अब की बार जो डिवीजन होने वाली है वो मियोसिस तो नहीं होने वाली। तो क्या होने वाली है दोस्त? बहुत बढ़िया। तो जो डिवीजन होने वाली है वो क्या डिवीजन होने वाली है? अब की बार माइटोसिस डिवीजन होने वाली है। क्या होने वाली है? माइटोटिक डिवीजन होने वाली है। माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा? ये n रहेगा तो आगे आने वाला भी n ही रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यार, अब क्या हुआ? माइक्रोस्पोर ने अपना सेल इंक्रीज किया और ये कुछ ऐसा सेल बन गया। अब इसके अंदर डिवीजन होगी। देखो डिवीजन इसके अंदर 2 तरीके से होती है। सबसे पहली जो डिवीजन होती है वो कैसी होती है? एसिमेट्रिक डिवीजन होती है। कैसी डिवीजन होती है दोस्त? एसिमेट्रिक डिवीजन होती है। एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सा सेल बनेगा। एसिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है दोस्त? कि एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा। तो जो छोटा सेल होगा वो उस बड़े सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। क्या करता है दोस्त? फ्लोट करता है। एनसीईआरटी बोलती है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं, सीधी सी बात है। जो पहली डिवीजन होती है वो डिवीजन कैसी होती है? एसिमेट्रिकल डिवीजन। और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है बराबर बराबर डिवीजन ना होना। ये एसिमेट्रिकल डिवीजन है कैसी डिवीजन? सीधी सी बात है, ये एसिमेट्रिकल डिवीजन जो है वो माइटोटिक डिवीजन ही है, माइटोटिक डिवीजन है। लेकिन कैसी डिवीजन है? एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन, एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? देखिए, एक बन गया बड़ा सा सेल, एक बन गया बड़ा सा सेल, ठीक है, एक बन गया बड़ा सा सेल, है ना। और वो जो बड़ा सा सेल है उसके साइटोप्लाज्म में एक छोटा सा सेल, एक छोटा सा सेल आपका क्या कर रहा होगा? फ्लोट कर रहा होगा। एक छोटा सा सेल यहां पे क्या कर रहा है बच्चों? फ्लोट कर रहा है। अरे नहीं आई बात समझ में? एक बन गया बड़ा सा सेल और इस बड़े से सेल का न्यूक्लियस देखो दोस्त, ये रहा। इस बड़े से सेल का न्यूक्लियस ये रहा और एक ये छोटा सा सेल है जिसका न्यूक्लियस ये रहा। अच्छा, इसका न्यूक्लियस ऐसा नहीं, एक्चुअली में इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा ऐसा होता है। अरे नहीं आई बात समझ में? एनसीईआरटी जो डायग्राम बनाती है वो ऐसे बनाती है, ऐसे करके और फिर ऐसे करके दिखाती है। एक ये दिखाती है बड़ा सेल ऐसे करके और एक दिखाती है ऐसे करके छोटा सेल, ठीक है।
दिखाती ऐसा है लेकिन बताती क्या है कि वो इसके बॉटम पे फ्लोट कर रहा है, वो इसके बॉटम पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो बताओ ये कोई फ्लोट कर रहा है क्या? ये तो ऐसे सेल दिख रहा है आपको, तो फ्लोट तो ऐसे करेगा। एनसीईआरटी की माया एनसीईआरटी जाने, ठीक है। चलो हुआ क्या, अब हुआ क्या कि एसिमेट्रिकल डिवीजन हुई, एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन हुई, जिसकी वजह से एक बड़ा सेल बन गया और उस बड़े सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है दोस्त? इर्रेगुलर शेप का होता है। ऐसे सेल इस बड़े सेल को मैं क्या बोलूंगा? जी हाँ, वेजिटेटिव। दिख रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं। इस बड़े सेल का नाम होता है दोस्त वेजिटेटिव सेल। इस बड़े सेल का नाम होता है, यहां पे भी नहीं दिख रहा तुम लोगों को, कहां दिखवाऊं मैं तुम लोगों को? ये जो बड़ा सा सेल है यहां दिखेगा, इस बड़े से सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। सीधी सी बात है, ये एक बड़ा सा सेल बन गया और एक ये छोटा सा सेल जो है, ये जो प्यारा सा सेल है, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। इसका जो न्यूक्लियस का शेप है वो कैसा शेप होता है? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में? यहां तक समझो यार, यहां तक बहुत इजी है समझना। एक्चुअली में तुम लोगों के लिए है क्या इसके अंदर कि एक माइक्रोस्पोर का साइज का सेल इंक्रीज हुआ, जैसे ही उसका इंक्रीज हुआ उसके अंदर क्या हुई? पहले एक डिवीजन हुई। कैसी डिवीजन हुई दोस्त? एसिमेट्रिकल डिवीजन हुई। और एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से एक बड़ा सेल बन गया और एक छोटा सेल बन गया। बड़े वाले सेल का जो न्यूक्लियस था उसका शेप कैसा था? इर्रेगुलर था। और जो छोटे सा जो सेल था जो फ्लोट कर रहा है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, उसका नाम क्या है? जनरेटिव सेल है। और उसका न्यूक्लियस का शेप कैसा है? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? ये जो बड़ा सा सेल है, एक्चुअली में ये जो बड़ा सेल है, ये बड़ा सेल क्यों है? ये बड़ा सेल इसलिए है क्योंकि इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है? पहले से इसके अंदर रिजर्व बहुत सारा क्या होता है? फूड मटेरियल होता है, जिससे ये क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अरे बोलो यार, फूड अगर किसी के पास है तो वो क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये तो आप लोगों को अब ढंग से पता है बातें, ठीक है ना? तो ये जो इर्रेगुलर शेप, ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये जो लार्जर सेल है, ये लार्जर सेल इसलिए दोस्त क्योंकि इस पे क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि नरिशमेंट के लिए काम करता है। अरे नहीं आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, आ गई। तो ये जो सेल है, ये इस सेल को मैं बड़े प्यार से कह सकता हूं कि ये पोलन ग्रेन है। क्या बोल सकता हूं? कि हाँ भाई साहब, ये पोलन ग्रेन है ना? लेकिन ये पोलन ग्रेन कैसा है? इसमें दो सेल है। देखो, एक सेल ये रहा वेजिटेटिव सेल और एक सेल ये रहा जनरेटिव सेल। तो ये ऐसा पोलन ग्रेन है जो किस स्टेज में है? अभी 2 सेल्ड स्टेज में है। किस स्टेज में है? 2 सेल्ड स्टेज में है। लेकिन एक बात बताओ, मैं तो अभी मेल गैमेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे बोलो यार, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेल गैमेट्स बन जाए, लेकिन क्या अभी तक आपको कोई मेल गैमेट दिख रहा है इसके अंदर? देखो, पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। पोलन ग्रेन मेल गैमेट ना हो के पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज गैमेटोफाइट? एक ऐसी बॉडी जो मेल के गैमेट्स को रखेगी, इसलिए क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। अरे आई कि नहीं बात? मैं इतने इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं कि आपको सब समझ में आना चाहिए और आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ये आपको कसम होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आज ऐसी वीडियो होगी कि आप लोगों को भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? देखो, ये एक बड़ा सेल बन गया, छोटा सेल बन गया, है ना? इसको मैं पोलन ग्रेन कह सकता हूं, लेकिन ये पोलन ग्रेन कैसा है? 2 सेल स्टेज है। क्यों 2 सेल स्टेज है? क्योंकि इसमें एक देखो वेजिटेटिव सेल ये रहा और एक देखो जनरेटिव सेल ये रहा। अरे नहीं आई बात समझ में? और पोलन ग्रेन जो है ऐसी स्टेज में जब होता है, ऐसे हम क्या बोलते हैं? 2 सेल स्टेज। क्या बोलते हैं दोस्त? 2 सेल स्टेज, है ना? और पोलन ग्रेन एक्चुअली में है क्या? पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट। वो क्या है? एक मेल गैमेटोफाइट है। सवाल है ये नीट का तुम लोगों का। पोलन ग्रेन इज ऑप्शन से मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट, फलाना ढिमकाना, ठीक है? तो आंसर इज मेल गैमेटोफाइट। चलो, अब देखो 60% एंजियोस्पर्म्स में
60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता क्या है, अभी यह खत्म नहीं हुआ, आगे और समझाऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सुनते रहना दोस्त। 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है कि एंथर जब फटता है, एंथर जब फूटता है तो पोलन ग्रेन इसी स्टेज में होते हैं। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो जैसे मान लो ये एक एंथर है, ये एक एंथर है ना, और इस एंथर के अंदर ये हमारा पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन इस स्टेज में ही रहता है। एक हो गया आपका वेजिटेटिव सेल और एक हो गया आपका ये जनरेटिव सेल। तो आपको ऐसा ही कुछ दिखता है क्या, पोलन ग्रेन इन 60% एंजियोस्पर्म्स। 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, ठीक है ना। तो 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन जब एंथर फूटता है, जब एंथर डाइसेंस होता है, तो जो पोलन ग्रेन की जो ये वाली स्टेज है, 2 सेल स्टेज, उसी स्टेज में पोलन ग्रेन रहते हैं। लेकिन इस स्टेज में इसके पास गैमेट्स नहीं है, इस स्टेज में इसके पास गैमेट्स नहीं है ना। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं अब मैं आपको समझा रहा हूं, और दोबारा इस टॉपिक पे आऊंगा, अभी थोड़ी देर में दोबारा इस टॉपिक पे आऊंगा। लेकिन इससे पहले समझो आप कि दोस्त गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। इधर समझिए, ये भी मिटा रहा हूं मैं आपको, ये बस ये बात ध्यान में रखना अभी, क्योंकि इस टॉपिक में मैं भी आऊंगा, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो अब हुआ क्या, ये आपका पोलन ग्रेन बन गया, 2 सेल स्टेज बन गया। अब क्या होती है, अब होती है एक बार और डिवीजन, है ना। इस बार जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस पूरी तरीके से होती है। इस बार एसिमेट्रिकल डिवीजन नहीं होगा, इस बार एसिमेट्रिकल डिवीजन नहीं होगा। इस डिवीजन में एक्चुअली में होता क्या है, ये जो जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल है, ये अपने आप को डिवाइड करता है माइटोटिकली, माइटोसिस करता है और डिवाइड करता है 2 में। क्या कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ऐसा, देखो ऐसा, है ना। ये एक जनरेटिव वेजिटेटिव सेल हो गया, इसका एक ही आपका इर्रेगुलर न्यूक्लियस दिख रहा है ना। और जनरेटिव सेल अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे 2 सेल्स के अंदर। अरे आई कि नहीं, अब अरे यहां दिख नहीं रहा आपको, तो यहां देखो, यहां बना रहा हूं, 2 सेल्स के अंदर अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड कर लेंगे। अरे ठीक है, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, और एक सेल ये रहा, ठीक है ना। तो ये जो 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स और कुछ नहीं, ये 2 मेल गैमेट्स हैं, ये 2 मेल गैमेट्स हैं। ओ तो देखिए ये पोलन ग्रेन किस स्टेज में आ गया, इस 2 सेल स्टेज की जगह देखो, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, और एक सेल ये रहा। ऐसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, 3 सेल्ड स्टेज। ऐसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, 3 सेल्ड स्टेज कहा जाता है ऐसी स्टेज को। सीधा सा कंसेप्ट है। जनरेटिव सेल, अच्छा एक सवाल आता है कि किस सेल से, वेजिटेटिव या जनरेटिव, किस सेल से एक्चुअली में मेल गैमेट्स बनते हैं, तो आंसर इज जनरेटिव सेल। इसका आंसर जनरेटिव सेल क्यों दिया मैंने, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जनरेटिव सेल अब आगे जाके माइटोसिस करेंगे और 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे, 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे बनेगा, और इस स्टेज को हम कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं दोस्त, 3 सेल स्टेज इसको कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी बातें, है ना। चलिए, तो जी से जनरेटिव सेल और जी से जनरेटिव सेल, जी से गैमेट्स, जी से जनरेटिव सेल और जी से ही गैमेट्स होता है। तो जनरेटिव सेल ही डिवीजन करेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को मेल गैमेट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और ऐसी स्टेज को, ऐसे पोलन ग्रेन को हम लोग कहते हैं कि ये 3 सेल स्टेज में है। देखो मान लो अगर 2 सेल स्टेज पे ही ये एंथर फूट जाता और ये पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे ही जाके फीमेल के स्टिग्मा पे जाके गिरता, तो इस स्टेज पे इस पे मेल गैमेट्स तो है नहीं। अरे बोलो, इस स्टेज पे इस पे मेल गैमेट्स तो है नहीं, इस पे तो पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट्स तो है नहीं, तो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। लेकिन मैं ये भी कह रहा था कि 60% एंजियोस्पर्म में एंथर जब फूटता है तो पोलन ग्रेन इसी स्टेज में रहता है कि नहीं। तो एक्चुअली में होता क्या है, पोलन ग्रेन की एट दी एंड जो स्टेज है वो यही है, 3 सेल स्टेज। तो जब पोलन ग्रेन कभी, जब पोलन ग्रेन इस स्टेज में होता है और एंथर फूट जाता है, तो जब एंथर फूटने के बाद थ्रू विंड या एयर या पानी के जैसे भी थ्रू जब वो स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। एट दी एंड पोलन ग्रेन को यहां से यहां तो पहुंचना ही पहुंचना है। 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज में
पहुंचना ही पहुंचना है, तभी तो 2 मेल गैमेट्स मिलेंगे। और ये 2 मेल गैमेट्स किससे मिलते हैं हमें? डिवीजन ऑफ जनरेटिव से। एक बार फिर से बता रहा हूं, दोबारा सुन लो कि ये जो 2 सेल स्टेज है, एट दी एंड पोलन ग्रेन को स्टेज पे पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन इस स्टेज पे होता है तो एंथर फूट जाता है, डाइसेंट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब एंथर फूट गया, पोलन ग्रेन इस स्टेज से बाहर निकल गए, और जब वो स्टिग्मा पे जो फीमेल के पास जब तक पहुंचेंगे, वो अपने आप को यहां से यहां तक कन्वर्ट करने के लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक कन्वर्ट होने लगते हैं। और जब वो लैंड करते हैं तो इसी स्टेज पे वो आ चुके होते हैं। अगर वो स्टेज पे नहीं होते तो वो पोलन ग्रेन्स रिजेक्ट हो जाते हैं। अरे यार मजा आया कहानी सुन के? कहानी सुन के मजा आया तो यार एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट दी पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। ऐसे बनता है दोस्त पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। अरे यार ये गिर गया मेरे से, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ऐसे बनता है कुछ पोलन ग्रेन। चलो अब हम पोलन ग्रेन के थोड़ा सा, अभी पोलन ग्रेन बन गया, इसके अच्छा से थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। चलिए, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेनली दोस्त स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल इन शेप के होते हैं। देखो अलग अलग शेप के होते हैं, बट मेनली किस शेप के होते हैं? स्फेरिकल इन शेप होते हैं। पीजी लिख रहा हूं यार, पोलन ग्रेन क्योंकि वीडियो पहली बड़ी हो गई है। स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। इनका जो साइज होता है, वो कैसा होता है? 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर, 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। रेडियस नहीं, डायमीटर की बात कर रहा हूं। इसका रेडियस करोगे तो हाफ कर देना, ठीक है। सवाल पूछ सकती है कि उसका रेडियस क्या है ना, तो रेडियस में ये मत टिक कराना, तो रेडियस में 12.5 से लेके 25 तक हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और स्फेरिकल इन शेप में ये होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस पोलन ग्रेन की, तो दोस्त पोलन ग्रेन के ऊपर मान लीजिए स्फेरिकल शेप है ना। पोलन ग्रेन के ऊपर जो आउटर लेयर, इस पे ना 2 लेयर चढ़ी होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं प्यार से एक्साइन, है ना। एक्साइन, एग्जिट मतलब बाहर, है ना। और इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। नाम से समझ में आ रहा है, EX एग्जिट यानी एक्साइन यानी आउटर लेयर, इन यानी इनसाइड यानी इनर लेयर, है ना। तो ये जो आउटर लेयर है, ये भाई साहब की जो आउटर लेयर है, वो देखो ऐसे दिखती है, ऐसे जैसे कि मान लो ये रही, देखिए कितनी प्यारी है, देख रहे हो आप लोग, है ना। ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर देखो यार, ये जो आउटर लेयर है इसे बोलते हैं एक्साइन, है ना। ये जो आउटर लेयर जो एक्साइन है, ये बनी किसकी होती है दोस्त? स्पोरोपोलेनिन। एक सेकेंड। हाँ जी, ये जो आउटर लेयर है इसे हम क्या, किसकी बनी होती है? ये स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन है दोस्त, ये एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। रेजिस्टेंट मतलब भैया इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है कि दुनिया में लोगों को ये गाना नहीं गा रहा मैं, ठीक है। सुनो, ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या है? ऐसा कोई नॉन एंजाइम या ऐसा कोई एंजाइम आज तक पैदा ही नहीं हुआ कि स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके, इतनी हार्ड है ये। ऐसा कोई एंजाइम आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है? रेजिस्टेंट है। इस पोलन ग्रेन को उठा के मैं अगर हाई टेम्परेचर में डाल दूं, भट्टी में डाल दूं, कोयले में डाल दूं, है ना, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दूं, या फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाई में डाल दूं, कहीं भी डाल दूं, इस पोलन ग्रेन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। अरे नहीं आई बात समझ में? स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड है कि वो किसी भी एंजाइम से नहीं टूटता। तो जब वो एंजाइम से नहीं टूट रहा तो फिर ये हाई टेम्परेचर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाई क्या कर लेंगे उसका? ये भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो स्पोरोपोलिन। अच्छा और बताऊं मैं आप लोगों को, स्पोरोपोलिन इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, इसकी वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से हम लोग पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल, प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल। क्यों? ड्यू टू स्पोरोपोलिन। इतना हार्ड है भैया, ऐसा फॉसिल रख लो, कुछ होना ही नहीं उसको। नहीं आई बात समझ में? अबे गोचू, सिंपल सी बात है, इसकी आउटर लेयर ही किसी से नहीं टूटनी, तो उसको रिजर्व कर लो एज अ फॉसिल। फॉसिल्स के, फॉसिल आपको पता है ना, वो पुरानी छाप जो होती है ना, वो फॉसिल है ना। क्यों फॉसिल की तरह हम रख सकते हैं? ड्यू टू स्पोरोपोलिन। ये सवाल आ रखा है आप लोगों का, सच्ची में ये सवाल आ रखा है। कितना छोटा सा इजी सवाल था, देख लीजिए। सवाल में ऐसे लिखा हुआ था कि पोलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल ड्यू टू स्पोरोपोलिन। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है। चलिए ये आपको एक बात बताइए, ये स्पोरोपोलिन जो ये आउटर लेयर, ये जो एक्साइन है, क्या ये आपको कंटिन्यूस दिख रही है? कंटिन्यूस तो नहीं दिख रही है आप लोगों को, कंटिन्यूस नहीं। ये देखो ये गैप दिख रही है, गैप्स, एक गैप देखो ये रहा, एक गैप देखो ये रहा, है ना, ये रहा, है ना, ये रहा। जनरली एक ही होता है, बट दो एक से ज्यादा भी गैप हो सकते हैं। ये जो गैप है, ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं हम लोग, देखो ये जो गैप है ना, गैप, इसे बोलते हैं पोर। पोर मतलब छेद टाइप का जो पोर होता है ना, तो ये पोर क्या है? जर्म पोर। ये पोर क्या है? जर्म पोर। साहब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसको इतनी ज़्यादा हार्ड कवरिंग दे दूंगा, स्पोरोपोलिन की इतनी ज़्यादा हार्ड कवरिंग दे दूंगा, तो ये पोलन ग्रेन के अंदर, ये पोलन ग्रेन के अंदर जो दो मेल गैमेट है, ये आगे जाके यहाँ से बाहर आएंगे कैसे? सवाल तो बिल्कुल सही आया भगवान के मन में। अरे बोलो, भगवान के मन में सवाल तो बिल्कुल सही आया कि अगर मैं इसको इतनी हार्ड कवरिंग दे दूंगा, तो ये जो मेल गैमेट्स है, ये इस पोलन ग्रेन के या इस मेल गैमेटोफाइट के बाहर आएंगे कैसे? तो उसने बोला कहीं कहीं से तो ऐसा करना पड़ेगा मुझको कि मैं स्पोरोपोलिन को यहाँ पे ना दूं। तो उन जगहों पे जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है, वो स्पोरोपोलिन की जगह जो खाली है, वहाँ जो पोर बन रखा है, उस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पोर को हम लोग बोलते हैं दोस्त जर्म पोर। इस जर्म पोर से क्या होगा? इस एरिया से क्या होगा? यहां से निकलेगी पोलन ट्यूब। यहां से क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब, है ना। और इस पोलन ट्यूब में क्या होंगे? हमारे मेल गैमेट्स होंगे। इस पोलन ट्यूब में क्या होंगे? हमारे मेल गैमेट्स होंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जर्म पोर का काम क्या है? जर्म पोर का काम ये है कि यहां से पोलन ट्यूब निकलेगा। अरे आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्साइन। और इंटाइन की बात करूं तो ये मान लो ये वाली लेयर, ये लेयर है दोस्त, ये लेयर है इंटाइन की। ये लेयर क्या है? ये लेयर है आपकी इंटाइन की। देखो इंटाइन क्या है? बिल्कुल कंटिन्यूस लेयर होती है। इंटाइन क्या होती है? बिल्कुल कंटिन्यूस लेयर होती है और बनी होती है, थिन सी होती है, पतली सी होगी। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज एंड पेक्टिन की ये बनी होती है ना। या फिर इसको बड़े ही प्यार से लोग मिला के बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। क्या बोलते हैं दोस्त? पेक्टोसेलुलोज। सेलुलोज एंड पेक्टिन या पेक्टोसेलुलोज भी इसको प्यार से बोला जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर है। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया, है ना। ये वीडियो इजी लग रही है, टॉपिक इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इसको मिटा दूं। आज पोलन ग्रेन खत्म करके जाना है, हिलना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरी मेहनत को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, ठीक है। चलो अब मैं आगे बताऊं तो पोलन ग्रेन्स को देखा गया, पोलन ग्रेन्स को देखा गया कि ये भैया एलर्जी भी करता है ना। पोलन ग्रेन्स की वजह से, पोलन ग्रेन्स है क्या? पोलन ग्रेन छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। उन पार्टिकल्स, वो पोलन ग्रेन्स की वजह से आपको मैं एक नई चीज बता रहा हूं कि सीवर एलर्जीज छोड़ो, ये लिख सकता हूं मैं, एलर्जीज भी होती हैं आजकल, जिसे हम बोलते हैं पोलन एलर्जी, है ना। या फिर ब्रोंकियल या फिर अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा भी यहां पे देखा जाता है। हुआ क्या? सुनना, ब्रोंकियल अस्थमा की जगह मैं आपको यहां पे लिखवा सकता हूं ब्रोंकियल
प्रॉब्लम्स या ब्रोंकियल अफेक्शंस, है ना। जस्ट लाइक ब्रोंकियल अफेक्शंस यानी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, अब 12th में आ चुके हो आप लोग। जो ब्रोंकियोल्स, जो पतली पतली सी नलियां होती हैं लंग्स के अंदर, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, हुआ क्या सुनना, जब बाहर के देश से हमारे देश में वीट आ रही थी, है ना, वीट आ रही तो जब बाहर के देश से हमारे देश में क्या आ रही थी, वीट को इंपोर्ट किया जा रहा था, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट किया जा रहा था। तो उसके साथ साथ वीट के साथ साथ हमारे उसके अंदर जो मिला हुआ आ गया, वो क्या आ गया, पार्थेनियम भी साथ साथ आ गई। पार्थेनियम बोलूं या फिर बोलूं कैरेट ग्रास, क्या बोलूं मैं, कैरेट ग्रास। जब वीट इंपोर्ट हो रहा था, है ना, मतलब वीट को लिया एक ट्रक में या किसी में भरा, है ना, और उसको हम लोग इंपोर्ट, मतलब हमारे देश में वो आ रही थी। तो जब ये आ रही थी तो उसके साथ साथ पार्थेनियम और कैरेट ग्रास भी आ गई, है ना, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास भी आ गई। और इसके ऊपर थे पोलन ग्रेन्स, इसके ऊपर क्या थे, पोलन ग्रेन्स। तो जब ये पोलन ग्रेन्स हमारे देश में आए और इस वीट को कंज्यूम किया गया, या जब इसको खोला गया इसके डब्बे को, तो पोलन ग्रेन्स क्या हुए, फैल गए। और उस पोलन ग्रेन्स ने क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे अंदर गए और उन्होंने हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करा, एलर्जी प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस करी, एलर्जीज प्रोड्यूस करी, या फिर ब्रोंकाइटिस हुआ। तो पोलन ग्रेन्स की वजह से हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और प्रॉब्लम्स में क्या आता है, एलर्जीज और ब्रोंकाइटिस। एलर्जीज और ब्रोंकाइटिस भी आप लोगों को हो सकता है। इसके अलावा ये तो पोलन ग्रेन का एक बेकार चीज हुई। इसके अलावा और बात बताऊं मैं आपको, तो पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। बहुत सारे लोग इसको एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं। बाहर मार्केट में जो पोलन ग्रेन्स की जो मेडिसिन आती है वो बी पोलन करके नाम से आती है। किस नाम से आती है, बी पोलन एक नाम है, एक टैबलेट का कोई नाम होगा, है ना, उसकी फॉर्म में आती है क्या, बी पोलन टैबलेट्स आती है जो पोलन ग्रेन से बनी हुई है। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा क्या है, न्यूट्रिटिव होते हैं, है ना। तो ये हम लोग मतलब काफ़ी लोग इसको फूड सप्लीमेंट की तरह भी ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं दोस्त, फूड सप्लीमेंट की तरह भी ले रहे हैं। इसके अलावा इसको बड़े अच्छे तरीके से एथलीट्स ले रहे हैं ताकि वो अपने क्या कर सके, स्टेमिना को बढ़ा सके। कौन ले रहे हैं, एथलीट्स ले रहे हैं। या फिर जो घोड़े जो रेस में दौड़ते हैं उनको भी पोलन ग्रेन्स दिया जा रहा है ताकि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स के बारे में मैंने आपको दो चीज़ें और बता दी। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी एलर्जी करता है ना। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्या याद रखना आपको, कि कैसे एलर्जी का पता लगा था। वीट जब इंपोर्ट हो रही थी उसके साथ साथ हमारे पास पार्थेनियम या फिर मैं बोलूँ कैरेट ग्रास भी आया था। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको आखिरी में आपको बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा 5 मिनट का लेक्चर बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। 5 मिनट का लेक्चर बचा है बेटा, उसके बाद खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें पकाना बंद कर दूंगा। ठीक है, चलो देखो होता क्या है। अब देखो ये पोलन, ये एंथर फूट गया और इसमें से पोलन ग्रेन्स निकल गए, है ना। और ये रहा हमारा, ऐसा करके आपने कुछ 11वीं या 12वीं में 10वीं में पढ़ा होगा, है ना, कि गाइनोशियम का स्ट्रक्चर, या मैं बोलूँ पिस्टिल या कार्पेल का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टाइल, और इसे बोलते हैं दोस्त ओवरी, है ना, इसे बोलते हैं ओवरी। ये तो आपको मालूम ही है, इतना 10वीं क्लास में पढ़ा होगा इसको, है ना। अब ये जो पोलन ग्रेन भाई साहब है, इस पोलन ग्रेन को यहां से यहां तक पहुंचना और उसके बाद जर्म पोर से एक पोलन ट्यूब का निकलना, है ना, और उस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स का होना, ये सब होना है आगे जाके। ये मैं पढ़ाऊंगा कैसे होना है, अभी तो इतना जानो मत। इतना तो तुम लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है ना। एक बात बताओ, पोलन ग्रेन यहां से यहां तक पहुंचा, है ना, क्या पता यहां से यहां तक पहुंचते इसको 4 साल या 1 साल लग गया, होता कि नहीं होता, 1 साल लग गया। क्या ये 1 साल तक ये पोलन ग्रेन सही रह पाएगा? सोचो, 1 साल पहले पोलन ग्रेन निकला था,
है ना। तो क्या ये पोलन ग्रेन 1 साल बाद जब यहाँ पे आके गिरा तो क्या ये पोलन ग्रेन बिल्कुल सही रह पाएगा, है ना। अगर ये इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन रखना या पोलन ग्रेन को जिंदा रखना, लाइव रखना, इसे हम बोलते हैं इसको कि इसकी ये क्या है, पोलन वायबिलिटी। मतलब पोलन कितने टाइम तक सही सलामत रह सकता है, इसे क्या बोलते हैं, पोलन वायबिलिटी। और ये कोई एक वैल्यू नहीं है इसकी पोलन वायबिलिटी की, अलग अलग पोलन ग्रेन्स की अलग अलग वैल्यूज होती है ना। जैसे कि मैं बोलूं इन सीरियल्स जैसे व्हीट एंड राइस, है ना। व्हीट एंड राइस की बात करूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, मेरे एग्जांपल नहीं है। व्हीट एंड राइस की बात करूं तो ये बोलते हैं कि कुछ हफ्ते, एक बार देख लेते हैं जरा, है ना। तो सीरियल्स में राइस एंड व्हीट आता है, कुछ हफ्ते नहीं, सॉरी, कि इनका सिर्फ 30 मिनट 30 मिनट तक इनकी पोलन वायबिलिटी, मतलब 30 मिनट तक इनका पोलन ग्रेन में हिम्मत होती है कि वो आगे जाके फर्टिलाइज कर सके। अगर उसके बाद 30 मिनट के बाद जाके ये स्टिग्मा पे गिरता है तो ये पोलन ग्रेन किसी काम का नहीं रहेगा, ये खराब हो गया। क्या हो गया, ये खराब हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश्ड हो गया। तो एग्जांपल क्या है, सीरियल्स के अंदर, व्हीट एंड राइस के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ फैमिलीज होती है जैसे रोजेसियाई, लेग्यूमिनेसियाई, एनसीईआरटी के एग्जांपल है सारे, है ना, एसेट्रा। इन सब के अंदर जो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो होती है कुछ मंथ, फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स तक वो ठीक रह सकते हैं, उसके बाद वो भी अपनी वायबिलिटी खो देंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, या मैं बोलूं प्यार से इसको कि ये मर जाएंगे। अरे नहीं आए मेरी बात समझ में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये पोलन वायबिलिटी के ऊपर, कि पोलन वायबिलिटी कोई फिक्स नहीं होती, अलग अलग पोलन ग्रेन्स या अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स की अलग अलग पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है। तो जितनी उसकी वायबिलिटी होगी उतने टाइम में ये फर्टिलाइज कर पाएगा, अगर उसकी वायबिलिटी खत्म हो गई तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। चलिए अब लास्ट चीज और बता रहा हूँ, सुन लो भाई। सर लास्ट बोल के आप तो पूरा पढ़ा गए, तो खत्म तो कराना ही था। पोलन ग्रेन्स को भी 2 वीडियो में बनाऊंगा क्या, 40 मिनट की वीडियो बनेगी, 20-20 मिनट की वीडियो बनाऊं तुम भी बोलोगे यार। चलो इधर सुन लो लास्ट। आपने सुना होगा, आपने विक्की डोनर का नाम सुना है, विक्की डोनर। ये विक्की डोनर की मूवी देखी है। विक्की डोनर में क्या करता था, वो अपना स्पर्म डोनेट करता था। स्पर्म बोलूं या मैं अच्छे से वर्ड बोलूं, सीमन। वो सीमन को क्या करता था, डोनेट करता था, और वो डोनेट करके क्या करते थे, उसको सेफ, मतलब उसको बचा के रखते थे, ताकि कल को कोई फर्टिलाइज, जो ऐसे कपल आए जो अनफर्टिलाइज, जो फर्टिलाइज नहीं कर सकते या फर्टिलाइज नहीं हो सकते या बेबी नहीं बना सकते, है ना, उनको ये सीमन या स्पर्म दिया जाता था, है कि नहीं। तो जैसे स्पर्म या सीमन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वैसे ही पोलन ग्रेन्स को भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पोलन ग्रेन्स को भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किस में प्रिजर्व करके रखते हैं दोस्त, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में अगर पोलन ग्रेन्स को रखेंगे तो वो सालों साल तक पोलन ग्रेन्स अपनी वायबिलिटी को लूज नहीं करेंगे, है ना। इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इस स्टेप को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना। या आपने क्रायो प्रिजर्वेशन आपने सीड्स के लिए भी सुना होगा, है ना। तो सेम चीज इसको भी बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अरे नहीं आई बात समझ में, जैसे स्पर्म या सीमन को डोनेट करके प्रिजर्व करके रखा जाता था, सेम चीज पोलन ग्रेन्स को भी हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, प्यार से क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हर एक बच्चे को भेज दो जिसको आज तक ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे फीमेल। चलिए ओके, बाय बाय।